everyone, welcome back to the channel. This is the part 2 of Reveal Preference Theory. In the last lecture, we have covered all the basic introductory part of this chapter, Reveal Preference Theory, or this topic Reveal Preference Theory. ओके तो आज उसी की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ेंगे. मैं आपको आज बताने वाली हूँ अबाउट ऑल द अजम्पशंस, जितने भी अजम्पशंस होते हैं ऑफ रिवील प्रेफरेंसेस. ओके तो क्या देखा था हमने कि व्हाट इज रिवील प्रेफरेंस थ्योरी. सो व्हेनेवर वी से दैट द कंज्यूमर knows about the prices, he has the full information, पूरी की पूरी information है, full information about the prices of all the goods, and then he choose or makes a decision to opt for good X. Okay, even after knowing the full information about the prices of all the goods that are available, he chooses good X. ठीक है, उसने चूज किया है गुड एक्स. वेन ऑल अदर गुड्स आर ऑल्सो अफोर्डेबल, मतलब उसके प्राइस रेंज में आ रही है, उसके बजट में आ रहे सारे गुड्स. ठीक है, ही कैन अफोर्ड ऑल द गुड्स, वो खरीद सकता है, लेकिन फिर भी वो गुड एक्स को चूज कर रहा है सारी नॉलेज और सारे प्राइसेस पता होने के बाद भी. इस सिचुएशन को हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं द कंज्यूमर हैज रिवील्ड हिज प्रेफरेंस फॉर गुड एक्स. कंज्यूमर ने अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर दिया है फॉर द गुड एक्स. हमने इसमें ये देखा था कि इसमें बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एज पर द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर एंड हिज चॉइसेस एंड हिज प्रेफरेंसेस ही टेक्स द डिसीजन. ठीक है, इसी चीज़ को आज आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि ये पूरी थ्योरी क्या क्या अजम्पशंस पे बेस्ड है. वी विल सी ऑल द अजम्पशंस वन बाय वन. ओके, सो लेट्स मूव. सो अब हम देखते हैं सारे assumptions. There are 5 main assumptions. 5 मेन assumptions हैं आपके रिवील प्रेफरेंस थ्योरी के, और इसको हम वन बाय वन करेंगे. सबसे पहला assumption is taste and preferences. आपकी यहाँ पे taste and preferences is constant. constant taste and preferences है. इसका क्या मतलब है? इसका बेसिकली ये मतलब है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है, जो ऑप्शन को चूज कर रहा है अपने टेस्ट के बेसिस पे, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या इन डिफरेंट पीरियड्स इट इज नॉट चेंजिंग. जब तक हम एक पीरियड की बात कर रहे हैं जिसमें एनालिसिस हो रहा है, उस टाइम पीरियड पर ये टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होने वाले, वो कांस्टेंट रहेंगे. इफ द पर्सन लाइक कोक ओवर पेप्सी, अगर उसने ये चूज किया है कि ही लाइक्स कोक ओवर पेप्सी इवन व्हेन ही कैन अफोर्ड बोथ द गुड्स, ठीक है, उसके बाद उसको दोनों की प्राइसेस पता है, फिर भी he has revealed his preference for coke, तो ये चीज उसकी चेंज नहीं होने वाली. उसका टेस्ट पैटर्न सेम रहने वाला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. इट विल नॉट चेंज. अंडरस्टूड? इफ बोथ द गुड्स आर इन अंडर हिज बजट और इन हिज बजट, इट विल नॉट चेंज. सो द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर assumed to be constant. Now the second important assumption is consistency. What do we mean by consistency? Consistency is simple. We have done it before. When we say that we prefer one good over another, we are saying we would prefer A good over B, right? Then we will never prefer B over A. ये कभी नहीं हो सकता. अगर हम बोल रहे हैं कि हम कोक को ज्यादा पसंद करते हैं पेप्सी से, तो कभी भी हम पेप्सी को कोक से ज्यादा पसंद करेंगे ही नहीं इन द गिवन पीरियड, नहीं करेंगे. ठीक है, आपकी प्रेफरेंस अगर कोक के लिए है तो और आप उसे बोल रहे हैं कि मैं पेप्सी से ज्यादा प्रेफर करता हूँ, देन इट विल नॉट चेंज. यू विल नॉट प्रेफर पेप्सी ओवर कोक. ओके, दैट इज कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी इन द बिहेवियर और इन द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ द कंज्यूमर. देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट assumption is ट्रांजिटिविटी. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रांजिटिविटी. ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है? तो ट्रांजिटिविटी का बहुत सिंपल मतलब है कि व्हेन आई एम सेइंग A is more preferred over B and B is more preferred over C, then A will be more preferred over C. अगर मुझे कोक पेप्सी से ज्यादा पसंद है और पेप्सी थम्स अप से ज्यादा पसंद है, तो मुझे कोक थम्स अप से भी ज्यादा पसंद है. ठीक है, क्यों? क्योंकि रैंकिंग में कोक सबसे ऊपर है और थम्स अप सबसे नीचे है. तो सिंपल, मुझे कोक पेप्सी से ज्यादा पसंद है, पेप्सी थम्स अप से ज्यादा पसंद है,
तो कोक भी थम्स अप से ज्यादा पसंद है। ठीक है, सिंपल। ओके, एंड ऑल्सो व्हेन आई सी that I like one good equals to the second good, I like A equally as B and B as equally as C, then I will also like A as equally as C. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि मुझे बर्गर और पिज्जा इक्वली पसंद है, ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ मुझे पिज्जा और पास्ता इक्वली पसंद है, तो मुझे बर्गर एंड पास्ता भी इक्वली पसंद है, तो कितनी को मुझे इक्वली पसंद है, जो बर्गर पिज्जा और पास्ता इक्वली पसंद है। ये भी ट्रांजिटिविटी का इक्वल वाला पार्ट है। ऐसे हम इक्वालिटी वाला ट्रांजिटिविटी भी देखते हैं, और दिस इज हाउ वी सी द मोर प्रेफर्ड। ओके, now the fourth most important assumption is positive income elasticity of demand. अब इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम देखते हैं। इसका ये मतलब है कि जब मेरी इनकम इंक्रीज होगी तो उस चीज की डिमांड भी इंक्रीज होगी। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स विल आल्सो इंक्रीज। नाउ वी आर नॉट कंसीडरिंग द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स हियर। हम यहाँ पे केवल और केवल नॉर्मल गुड्स का ही केस देख रहे हैं। जब हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो पॉजिटिव रिलेशन है इन द क्वांटिटी डिमांडेड, और वो भी डिक्रीज होगी। आपका क्वांटिटी डिमांडेड आपकी इनकम के डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ये होता है आपका नॉर्मल गुड का केस। मेरी इनकम इंक्रीज होगी और मैंने एसी की डिमांड बढ़ा दी, दैट इज नॉर्मल। बट वहीं पे मेरी इनकम इंक्रीज होने से मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड डिक्रीज कर दी, देन दैट इज एन इंफीरियर गुड, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप। जब मेरी इनकम इंक्रीज होने से मेरी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होती है, दैट इज द केस ऑफ नॉर्मल गुड। किसी भी नॉर्मल गुड के केस में ऐसा होता है। अंडरस्टूड? नाउ द फिफ्थ इंपॉर्टेंट assumption here is, ये आपका फिफ्थ assumption बहुत इंपॉर्टेंट है, strong ordering postulate. अब strong ordering postulate क्या होता है, ये हम अभी सीखेंगे प्रॉपर्ली। I will tell you nicely कि ये होता क्या है। We have discussed it earlier also कि strong ordering और weak ordering postulates में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, बट अभी हम इस पर और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पॉस्टुलेट क्या होता है। ठीक है, तो हमने पहले भी बात करी है वीक ऑर्डरिंग एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, ये दो चीजें। ठीक है, फर्स्ट इज वन इज वीक ऑर्डरिंग और एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम देखते हैं। देखिए, जो हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं, सबसे पहले वीक ऑर्डरिंग का सबसे मेजर एग्जांपल है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हमारे वीक ऑर्डरिंग का सबसे मेन एग्जांपल है, जो हमने पहले कर रखा है। वी हैव कवर्ड इट बिफोर इन द अर्लियर लेक्चर्स। पूरा इंडिफरेंस कर्व आपको समझाया अच्छे से डिटेल में, यू कैन गो थ्रू दैट। ओके, आई इंडिफरेंस कर्व लुक्स समथिंग लाइक दिस, और नेक्स्ट दो के काम लुक्स लाइक दिस। Then there is strong ordering. Strong ordering आपका अंतर है repeat preference theory. The repeat preference theory that we are studying today is basically comes at the strong ordering. अब इसका क्या मतलब? तो देखिए, जब आप weak ordering की बात करते हैं, आप क्या बोलते हैं? On any point on the indifference curve, the level of satisfaction of utility that you get is equal. यही इसका मेन काम है। इंडिफरेंस कर्व में आपकी यूटिलिटी कभी भी चेंज नहीं होती है, लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन का। ठीक है, बी इट ऑन एनी पॉइंट ऑफ द इंडिफरेंस। हाँ, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर और नीचे पर यूटिलिटी विल डिफर, बट ऑन द इंडिफरेंस कर्व द यूटिलिटी विल बी सेम। सो इट इज A equals to B or B equals to D. The utility is same here. Okay, it is not different, or it is not being different. Okay, now when it is not different at all, तो यहाँ पे क्या होता है, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, the consumer is satisfied. If the point is on the indifference curve, then the consumer is equally satisfied. He will have no problem in going on any combination. ठीक है, he will have the same level of utility. But when there is a case of strong ordering, then the utility
फॉर ईच गुड इज नॉट सेम। हो सकता है फर्स्ट कमोडिटी से या फर्स्ट पॉइंट पे फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे आपको ज्यादा यूटिलिटी मिले देन द सेकंड कॉम्बिनेशन, और सेकंड कॉम्बिनेशन पे आपको ज्यादा मिले फ्रॉम द थर्ड कॉम्बिनेशन। सो द यूटिलिटी ओवर हियर इज वेरिंग। So what we are saying that the utility is varying. Point A point B पे आपको दोनों में से किसी एक पे पॉइंट पे ज्यादा यूटिलिटी मिल सकती है, या तो आपको फर्स्ट पॉइंट पे ए पॉइंट पे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है या बी पे मिल रही है। ईदर और सिचुएशन है, देयर इज ऑलवेज एन ईदर और सिचुएशन। ईदर और, या तो पॉइंट ए चूज होगा या तो पॉइंट बी चूज होगा, दोनों पॉइंट्स चूज नहीं है, ठीक है। ईदर और सिचुएशन। यहाँ पे क्या है, ए एंड बी पॉइंट पे सेम यूटिलिटी, बी एंड डी पॉइंट पे सेम यूटिलिटी, किसी भी पॉइंट पे इंटरफेस को सेम यूटिलिटी होती है। सो nowhere the utility is small or more or less, it is not more or less, it is equal। either or सिचुएशन नहीं, किसी भी पॉइंट पे सैटिस्फाइड है। यहाँ पे इधर है नॉर है, आप उसके बिहेवियरल पैटर्न के हिसाब से, उसकी पसंद के हिसाब से वो जो चूज करेगा वही उसका रियल प्रेफरेंस पर होगा। Okay, वो उसका choice होगा, that he is intentionally making even after knowing the price of the goods। Okay, so that is what is the difference between reveal and between weak ordering and strong ordering। weak ordering में आपकी utilities हर point पे same है, तो आप किसी भी point पे consumer जो होगा वो satisfied होगा। But in the case of strong ordering, the utilities are different, it is not the same। either और situation है, वो choose करेगा कौन से एक पॉइंट पे उसको जाना है जिसको उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। सिंपल। ओके, and the entire reveal preference theory is based on the assumptions that we studied earlier। Now we will just see a little bit diagrammatic representation, and after that we will go to axioms, the axioms method। Okay, let's do it। Now we are going to see one diagrammatic representation। ठीक है, ये आपका reveal preference theory का exact diagram नहीं है, but ये बहुत वेरी मच नीडेड है। ठीक, तो जब आप रिवील प्रेफरेंस थ्योरी की बात करते हो, वी बेसिकली यूज बजट लाइन। तो ये आपका बजट लाइन है, ठीक है। बजट लाइन की बात कर रहे हैं, प्राइसेस को देखते हैं, तो बजट लाइन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशंस कैसे बनेगी। फॉर पॉइंट ए एंड बी इट विल बी m is equals to px p1 x plus p2 x p2 y। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी इक्वेशन है व्हेन द पॉइंट्स आर ऑन द बजट। फिर ये आपका के पॉइंट है, इसके लिए व्हाट विल बी m इज स्मॉलर देन p1x plus p2y। क्यों? क्योंकि आपका बजट कम है इस पॉइंट के लिए, यू कैन नॉट अटेन दिस पॉइंट। पॉइंट के इज एन अनअटेनेबल पॉइंट। अनअटेनेबल मतलब ये पॉइंट पे आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका बजट इसे सपोर्ट ही नहीं करता। जो आपका बजट कंस्ट्रेंट है सपोर्ट ही नहीं करता, आपके पास इतनी इनकम भी नहीं है। देन ऑन ए एंड बी आर द पॉइंट व्हिच इज मोस्ट प्रेफर्ड, व्हाई? बिकॉज़ इट इज ऑन द बजट लाइन, सो इट इज अ प्रेफर्ड एंड इट इज अटेनेबल आल्सो। और यहाँ पे आपका जो इनकम है वो आपके बजट के इक्वल आ रहा है, वो आपके कमोडिटी की प्राइसेस की इक्वल आ रहा है। ओके, नाउ हियर फॉर सी एंड डी, पॉइंट सी and point B, the equation will be income is more than P1x plus P2y। मतलब यहाँ पे आपका इनकम मोर है, बट द बंडल यू आर चूजिंग उसका जो आपका प्राइस है दैट इज नॉट इक्वल टू योर इनकम, इट इज लेस देन द level of income। if you will spend the money on these bundles, तो आपकी पूरी की पूरी इनकम will not be used, which is basically not preferred। The consumer wants his entire income to be spent। यहाँ पे आपका income fully spent नहीं हो रहा है, so your income is more। So this is, though this is attainable, but it is not preferred। So the preferred points are only A and B। A and B पे ही consumption करना कोई भी consumer prefer करे। Okay, got it? ये समझ आया बेसिक इसका कि ये क्या है, ठीक है। ये इसका बेसिक आपके रिवील प्रेफरेंस थ्योरी की बेसिक स्ट्रक्चर विद द assumptions। and before that we have already done the introductory part, जिसको हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ा। हमने assumptions पढ़ लिए, हमने एक बेसिक डायग्राम देख लिया है कि कैसे होता है आपका रिवील प्रेफरेंस थ्योरी and how it works। Okay, what is the budget constraint, how we show it,
ठीक है, हमने स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पॉस्टुलेट भी देख लिया है इस लेक्चर के अंदर. आफ्टर दिस, फ्रॉम टुमारो और इन टुमारोज लेक्चर, we are going to do the further part, that is the axiom part and the diagrammatic representation, and also reveal preference theory with the help of the demand curves. Everything we are going to do in the next lecture. Okay, hope you like this lecture. If you like this lecture, do like it, do subscribe it, share it to your friends, and also comment down below. If you have any queries, you can comment it down below. I will try my best to solve it. And I post videos on a weekly basis. So let us see you in the next video next week. Thank you so much.